नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। आज हम लोग सुनने जा रहे हैं एक रेखा चित्र सरजू भैया, जो कि राम वृक्ष वेनीपुरी जी द्वारा लिखित माटी की मूर्तें रेखा चित्र में संकलित हैं। कलम के जादूगर कहे जाने वाले राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कहानीकार, निबंधकार तथा उपन्यासकार थे। इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1968 में बिहार में हुई थी। माटी की मूर्तें रामवृक्ष वेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखा चित्र संग्रह है, जिसमें वेनीपुरी जी ने 12 रेखा चित्रों का संग्रह किया है। उन्हीं में से एक है यह रेखा चित्र सरजू भैया। तो आइए सुनते हैं। सरजू भैया, सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। हमारे गांव की यही तो विशेषता है। कभी कभी मर्द गंगा, यमुना और सरयू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी हैं। प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। हाँ तो सरजू भैया, मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ 2 खपरैल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर पर एक तरफ टटिया, 2 झोपड़े, एक तरह का मकान ही, सिर्फ टटिया पर खड़ा हुआ छोटा सा आंगन निकला हुआ, उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। सरजू भैया का कोई छोटा भाई नहीं है और मैं प्रथम संतान के रूप में अपनी माँ की गोद में आया, अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया। वह मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा। गांव में सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरयू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगे, चिंपैंजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछी डाले जब वह खड़े होते हैं तो आपस में उनकी पसलियों की हड्डियां गिनी जा सकती हैं। नाक खड़ी लंबी, भौहें सघन, बड़ी बड़ी आंखें कटोरियों में धसी, गाल पिचके, अंग अंग की सिराएं उभरी हुई। कभी मालूम होता है मानो नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरी से बांध रखा हो। हाँ, या हड्डियों का ढांचा भी कह सकते हैं। मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा, काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। हाँ, सरजू भैया की ये जो हालत है वह अपने कारण नहीं है, दूसरों के चलते, पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है बल्कि अपनी संपत्ति भी का कुछ नुकसान नहीं किया। उन्होंने अपने पिताजी, जो गुमास्ता जी कहलाते थे, मेरे गांव के अच्छे किसानों में से थे। चौपार, साफ सुथरा उनका मकान, अच्छा खासा बैठक खाना था। आज सरजू भैया की यह राम मड़ैया है। खेती बाड़ी तो थी ही, रुपए और गल्ले का अच्छा लेन देन था। परिवार भी बड़ा और खर्चीला नहीं था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट कर दिया। बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश कर दिया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि वह शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता था, किंतु सरयू भैया का लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहना चाहता हूँ, आदमीपन को खो दे। वह जोंक खटमल नहीं, चीलर बन जाए। काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस कर सकते हैं, उनमें से अपना खून प्रत्यक्ष पाते और देखते हैं, लेकिन चीलर गदे कपड़ों में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यूं धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उससे अपने रंग में बदल देता है। उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते हैं, और जब अनुभव भी करते हैं तो जरा सी सुगुगी या ज़्यादा से ज़्यादा चुनचुनी मात्र, और अनुभव करके भी उससे पकड़ पाने के लिए कोई खुर्दबीन ही तो होनी चाहिए। सरजू भैया चीलर नहीं बन सके। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला था वह शरीर के ही परिमाण से बड़ा था। जो भी दुखी आया, अपनी विपदा सुनाई, उसे देवता सा दे दिया, और वसूलने के समय जब आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया तो देवता ही की तरह पसीज भी गए। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया जरूर, लेकिन सरजू भैया, मेरा यकीन है आज की फटेहाली से बहुत कुछ बचे रहते यदि लेन देन के बाद भी वह इन दोनों तरफ पूरा ध्यान दिए होते। यही नहीं, वह जी चुराने वाले या आलसी और बोदा गृहस्थ हैं, यह नहीं, ठीक इसके खिलाफ चतुर, फुर्तीला और कामकाजी आदमी। लेकिन करे तो क्या, उन्हें दूसरों के काम से ही कहाँ फुर्सत रहती थी। गंगोबाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा? सरयू भैया। हिरदू को बाजार से कोई सौदा सुलभ मंगाना है तो वह कौन जाएगा? सरजू भैया।
खबर आई है राम कुमार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं। उनकी खोज खबर कौन लावे? सरजू भैया। इनसे बढ़कर कौन दूसरा धावन हो सकता है? परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा? सरजू भैया। किसी को कोई भी काम पड़े हर समय सरयू भैया ही मौजूद रहते थे। किसी को कफन खरीदना है तो सरयू भैया पे जिम्मेदारी आएगी, किसी को बोझा ढोना है तो सरयू भैया के सर पे जिम्मेदारी आएगी। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरी हो या अंधेर घनघोर, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। विक्टर ह्यूगो ने अपनी अमर कृति ला मिज़रेबल में कहा है, डॉक्टर का दरवाज़ा कभी नहीं बंद रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला रहना चाहिए। सरयू भैया को निस्संदेह इन दोनों का रुतबा अकेले ही हासिल है। अभी थोड़े ही दिन की बात है, एक दिन सरयू भैया मेरे सामने आकर खड़े हुए। मैं कुछ पढ़ रहा था, सिर नीचा किए ही कहा, बैठिए भैया। किंतु भैया बैठेंगे क्या? उनकी तो घिघी बंधी है और आंखों में ऐसे आंसू बह रहे हैं। दोबारा कहने पर भी जब वह नहीं बैठे तो उनकी ओर नज़र उठाई। उनका चेहरा देखकर दंग रह गया। वह बहुत आश्वासन और आग्रह पर भी उनकी जीभ हिली। मालूम हुआ उनके घर में एक छोटी सी घटना हो गई। जैसी घटना अपने गांव में मैंने कई बार देखी है, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यदि ज़रूरत हुई तो उन्हें सुलझा दिया और किसी ने उसे बढ़ाना चाहा तो लोग उसको डांट देते हैं, क्योंकि वे घटना ऐसे घरों में हुआ करती हैं जिनके पास न सिर्फ लक्ष्मी दुर्गा भी है, पैसे भी और लाठी भी है। लेकिन सरयू भैया ने तो लोगों के लिए अपना यह हाल कर लिया है कि न उनके पास घास जना सकते हैं, न डंडे फटकार सकते हैं। फिर क्यों उन्हें तड़पाया जाए, रुलाया जाए? मैंने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें धैर्य हुआ, चले गए। लेकिन रात भर लोगों की इस कृतज्ञता ने मुझे सोने ना दिया। सुगुआपन से ठगे जाने की एक कहानी। बहुत दिन हुए मैं किसी ज़रूरत में था और कुछ रुपए के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे तो मेरी बेचैनी को वह कैसे देखते? रुपए ले आए, मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक नहीं दे सका। रुपए तो आए, लेकिन एक आया दो खर्चा लेकर। सरयू भैया मांगने का हाल क्या जाने। मैं भी समझता था उन्हें रुपए कहाँ ज़रूरत होगी, जो मांगेंगे दे दूंगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात सुनाई उससे मैं हक्का बक्का रह गया। इसी बीच में उन्हें रुपए की ज़रूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। एक सूदखोर महाजन के पास गए जो पहले उन्हीं के कर्ज से खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से अब धन्ना सेठ बन चुका था। उसने झट उन्हें रुपए दे दिए, लेकिन जब चलने लगे तो कहा, आपसे रुपए जाएंगे कहाँ? लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत है? मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपए बांध चुके थे, ना उनमें खोलकर लौटाया जा सकता था, ना उसकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। कुछ नहीं, कागज पर सिर्फ निशान बना दीजिए। आपसे बाज़ाब्ता हैंड नोट क्या कराया जाए? और सरयू भैया ने बन भोला की तरह कजरोटे में अंगूठा बोर कर कागज़ पर चिपका दिया, मानो किसी आधुनिक अटोनिये को किसी कलजुगी सार्क डॉल ने हाथ में अपने आप गिरवी कर दिया। अब वह कहता है जल्द रुपए दो, नहीं तो नालिश कर देंगे। और नालिश कितने की करेगा, कौन ठिकाना? सरयू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? लेकिन इसके अलावा जवाब वह नहीं दे सके। मैं क्या कर सकता हूँ? रुपए में बांध चुका था। सरयू भैया को 5 संतानें हुई, लेकिन बेटियां ही बेटियां। उनकी धर्मपत्नी जो लंबाई में ठीक उनके विपरीत बहुत ही बौनी थी, पर बहुत ही गुणी, हाल में बेटा पाने का अरमान लिए मरी हैं। कह नहीं सकता इस अरमान में सरयू भैया को ज़्यादा चिंतित कर रखा था या बेटियों पर बहुत स्नेह रखते हैं। और मेरे घर में जो लड़के मेरे भतीजे बेटे हैं, उनका बचपन तो ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। लेकिन बेटियां तो अपनी ससुराल में बस जाएंगी। क्या सरयू भैया का यह पुश्तैनी खंडहर बचा रहेगा? क्या सरयू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार रख सकेगी? यह कल्पना करते ही हमारे पूरे घर में अजीब सी उदासी छा जाती। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र ही कितनी है? यही मेरे बबुआ से 4 साल बड़े हैं, फिर शादी क्यों ना करें? क्या अपना नाम डुबो देंगे? और उस दिन देखा मेरी ढीठ रानी सरयू भैया से झगड़ रही थी। आपको शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूं जिससे शर्मा जी को नई भौजाई से दिन रात चुहल करने का मजा मिले? मुझे देखते ही सरयू भैया बोले और ठहाकर हंस पड़े। रानी थोड़ा सकुची, फिर हंसी, और मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा। तो इस तरह आप लोग सुन रहे थे रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखा चित्र सरजू भैया। आशा करती हूँ आपको यह पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।